हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 5 को, जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 5.1 को भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये जो आंकड़ों का प्रबंधन चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सूचनाओं की खोज में आपके दैनिक जीवन में आपके सम्मुख निम्नलिखित प्रकार की सूचनाएं आई होंगी, जैसे कि पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज द्वारा बनाए गए कुल रन, पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों ODI में गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट, या फिर आपकी कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा गणित के यूनिट टेस्ट में प्राप्त किए गए अंक, इस तरीके से मतलब। ठीक है, या फिर आपके मित्रों में से प्रत्येक द्वारा पढ़ी गई कहानियों की पुस्तकों की संख्या इत्यादि ऐसी चीज़ें। इन सभी स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े या डेटा कहलाती हैं। तो जैसे किसी मैच में किसी बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, और आपकी कक्षा में जो गणित का कोई यूनिट टेस्ट हुआ था उसमें किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, किसने कितने विकेट लिए हैं, किसने कितनी कहानियों की पुस्तकें पढ़ी हैं। तो ये जो सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं को हम आंकड़े कहते हैं, इंग्लिश में इसको डेटा कहते हैं। ठीक है, आंकड़े प्रायः एक ऐसी स्थिति के संदर्भ में एकत्रित किए जाते हैं जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं। तो आंकड़े भी तभी इकट्ठे किए जाते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, किसी के बारे में हम जानना चाहते हैं कुछ। जैसे अगर मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे कक्षा में कितने विद्यार्थियों के गणित में कितने अंक आए हैं, तो उसके लिए मुझे डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा उनका। ठीक है, इसमें एक एग्ज़ाम्पल भी है कि एक अध्यापिका की अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई जानने में रुचि हो सकती है। जैसे कोई क्लास टीचर है और वो चाहती है कि उसकी कक्षा में जो बच्चे हैं और जो उन बच्चों की ऊंचाई है, तो वो औसत ऊंचाई जानना चाहती है कि एवरेज जो हाइट है वो कितनी है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पूरी क्लास की हाइट उनको डेटा या आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेंगे, तब जा कर के फिर उनका क्या निकालना होगा, एवरेज या फिर उनकी औसत ऊंचाई। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये तो बात हुई आंकड़े की, यानी कि डेटा की। ठीक है, तो सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डेटा क्या है, किसी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए कुछ ये नंबर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, कुछ नाम भी हो सकते हैं, तो वो सब डेटा है। ठीक है, अब होता क्या है, कभी कभी आंकड़ों को यह सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, कभी कभी अगर हमें बिल्कुल क्लियर करना है कि हाँ ये आंकड़े हमें क्या चीज़ निरूपित कर रहे हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आलेखीय रूप का भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसको हम ग्राफिकली भी बोलते हैं, आलेखीय रूप या ग्राफिकली, तो इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, हम उनको सीधा चित्रों द्वारा भी समझा सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कुछ और आलेख बना करके समझा सकते हैं। अब इसमें इसके भी अलग अलग पॉइंट दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले है एक चित्रालेख या पिक्टोग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे नाम से पता चल रहा है, चित्रालेख मतलब पिक्टोग्राफ, पिक्चर के माध्यम से इसमें आंकड़े दिए होते हैं और उससे हम सारी जो सूचना है वो समझ पाते हैं। कार दी गई है और ये एक कार 100 कार के बराबर है। यहाँ पे जो फ़ोटो है, ये चित्र है, 100 कार के बराबर है। ठीक है, जुलाई में जो कार मैन्युफैक्चर हुई है इतनी हुई है, अगस्त के महीने में इतनी, सितंबर के महीने में इतनी। तो अब आप देख करके भी इनके आंसर बता सकते हो कि जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। भाई एक कार 100 के बराबर है, 2 कार 200 के बराबर है, तो आधी कार कितने के बराबर होगी, 50 के बराबर है ना। 100 100 और 50 तो 250 हो गए, 250, तो ये आ जाएगा 250। तो जुलाई के महीने में 250 कारों का उत्पादन हुआ। सेकंड पॉइंट है, किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ, ज़्यादातर उत्पादन किस महीने में हुआ। तो देख सकते हैं सितंबर में कितनी कार है, 1 2 3 4, एक कार 100 के बराबर है तो 4 कार 400 के बराबर, तो 400 कारों का उत्पादन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ऐसे हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। फिर हम बात करते हैं दंडालेख की या बार ग्राफ, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसमें हमारे पास जो है समान चौड़ाई के हम दंड का यूज़ करते हैं,
ताकि हम आंकड़ों को अच्छे से समझा सके, सूचनाओं को अच्छे से हम समझा सके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह शैक्षिक वर्ष और यहाँ पर है कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। शैक्षिक वर्ष है 2003 से 2004। तो 2003 से 2004 जो बच्चों की संख्या थी कक्षा 8 में वो कितनी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 100। सन 2004 से सन 2005 तक 200 हो गए देखो। तो ऐसे ही 2005 से 2006 में 250 हो गई, 2006 से 2007 में 300 और फिर 2007 से 2008 में 350। तो देखो यहाँ पर भी आपको सूचना पता चल रही है, आपको पता चल रहा है कि किस साल में कक्षा 8 में कितने बच्चे रहे। ठीक है, तो यही काम होता है दंड आलेख का भी, ये भी हमें सूचनाओं को अच्छे से समझने में मदद करता है। लेकिन दंड आलेख बनाने के लिए हमारे पास पहले आंकड़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, बिना आंकड़ों के हम दंड आलेख भी नहीं बना पाएंगे। फिर आता है द्विदंड आलेख, डबल बार ग्राफ। इसमें एक ही टाइम पे दो सूचनाएं हम दर्शा सकते हैं दंड आलेख के माध्यम से ही। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो दो चीज़ें दी गई है, एक है सन 2005 से 2006 और सन 2006 से 2007। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हैं नीचे, गणित है, सामाजिक विज्ञान है और आपका विज्ञान है, अंग्रेज़ी है। ठीक है, ये सब चीज़ें दे दी हैं, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर हमें बताना है कि एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, इन सब्जेक्ट में कितने कितने अंक प्राप्त किए बच्चे ने। और इसमें अलग अलग साल भी बताए गए कि इस साल में कितने अंक प्राप्त किए थे किसी सब्जेक्ट में और इस साल में कितने अंक प्राप्त किए थे किसी सब्जेक्ट में, तो वो चीज़ बतानी है। ठीक है, अब गणित में आप देखोगे जो पहले वाला ये दंड आलेख है, ये जो दंड बना हुआ है, ये इसमें ये मतलब वाइट है, वाइट कलर में 2005 से 2006 वाला है, यानी कि ये तो 2005 से 2006 में इस लड़के ने या इस विद्यार्थी ने गणित में 30 अंक प्राप्त किए थे। फिर अगले साल 2006 से 2007 में इसने कितने प्राप्त किए, 60 अंक। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ही बार ग्राफ द्वारा दो दो समय के आंकड़े यहाँ पे दर्शाए जा रहे हैं। तो द्विदंड आलेख का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। सामाजिक विज्ञान में उसने सन 2005 से 2006 में 50 नंबर ही ले पाया वो सब्जेक्ट में, लेकिन 2006 से 2007 में 60 नंबर वो ले पाया। तो इस तरीके से एक ही बार ग्राफ द्वारा दो दो सूचनाएं हमें प्राप्त हो रही है, दो दो साल की। ठीक है, तो द्विदंड आलेख या डबल बार ग्राफ का यूज़ इस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं आंकड़ों का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। देखो आंकड़े जो है हमें ठीक प्रकार से उपलब्ध नहीं होते, कभी कभी जैसे हम चाहते हैं ऐसे उपलब्ध नहीं होते, तो आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट दे दिया है, कला, गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी, इस तरीके से दे दिए, फिर से गणित दे दिया, फिर कला, फिर अंग्रेज़ी। तो इन आंकड़ों को हम कह सकते हैं कि अभी रॉ डेटा है, यथा प्राप्त आंकड़े हैं या असंगठित है। अभी इनको हमें संगठित करना पड़ेगा, सेट करने पड़ेंगे कि पहले गणित आए, फिर कला आए, फिर विज्ञान आए, और ये बार बार रिपीट ना हो, एक ही बार हम इसको लिखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो ये यहाँ पे रॉ डेटा है या यथा प्राप्त आंकड़े। तो इनको जब हम ठीक तरीके से लगाते हैं उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग डेटा, यानी कि आंकड़ों का संगठन। उदाहरण के रूप में आप ये टेबल देख सकते हैं, कला विषय है, गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी, सिर्फ ये 4 ही विषय थे। लेकिन अभी जो आपने देखा जो रॉ डेटा था उसमें कई सारे लिखे हैं बार बार, तो उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं या यथा प्राप्त आंकड़े। तो उनको अब हमने देखो सेट कर दिए यहाँ पे कि बस ये 4 है। अब इनके हम मिलान चिन्ह बना सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमने विषय लिख दिया है, यहाँ पे मिलान चिन्ह और यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या या बारंबारता। मिलान चिन्ह में क्या होता है कि कला कितनी बार आया है, वहाँ पे अगर आप काउंट करोगे तो कला आपको कितनी बार मिलेगा ये देखना है। एक बार देख लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 बार है। तो 7 बार कला सब्जेक्ट आया है वहाँ पर, तो आपको 7 बार ही इसको दिखाना पड़ेगा, मिलान चिन्ह आपको 7 बार दिखाने पड़ेंगे। तो 7 बार मिलान चिन्ह आप कैसे दिखाओगे, इस प्रकार से दिखाओगे। देखो 1 2 3 4 5, पाँचों आपको काट के दिखाना है ऐसे, 5 6 7। ठीक, और यहाँ पे देखो विद्यार्थियों की संख्या कि भाई 7 विद्यार्थियों ने कला विषय चूज़ किया है। ठीक, ऐसे गणित आया है 5 बार, तो ऐसे दिखाओगे 1 2 3 4, पाँचों ऐसे काट के दिखाना है। यहाँ 5 लिख देना, 5 विद्यार्थियों ने गणित विषय
चयन किया है। ऐसे विज्ञान को 6 बार, अंग्रेजी को 4 बार दिखाना है। तो ये हमने क्या कर दिया है, आंकड़ों का संगठन, इसे बोलते हैं आंकड़ों का संगठन करना, या इसको हम बारंबारता बंटन सारणी भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। आंकड़े ऐसा होता है कभी कभी बहुत सारे आंकड़े हो जाते हैं इस तरीके से, तो ये टेबल बनाने में भी दिक्कत होती है। एक टेबल में रखना इनको तो बहुत बड़ी टेबल बन जाएगी, तो इसके लिए हम इनका वर्गीकरण कर देते हैं। हम इस तरीके से रख देते हैं कि भाई 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, इस तरीके से किन के बीच में पढ़ने वाले कितने आंकड़े हैं, 10 से 20 के बीच में जो आंकड़े आएंगे वो कितने हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर भी एक टेबल बना के दिखाई गई है। इन सारे आंकड़ों को उस टेबल में हमने वर्गीकृत किया है। तो देखिए इसको, ये देखिए समूह यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ पे मिलान चिन्ह है और ये है बारंबारता। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10 के बीच में पढ़ने वाले जो नंबर है वो सिर्फ 2 नंबर हैं उसके अंदर, तो 2 मिलान चिन्ह बनाने हैं और बारंबारता में 2 लिखना है। 10 से 20 के बीच में जो नंबर पढ़ने वाले हैं, जो इनके बीच में नंबर आएंगे, वो है आपके 10, तो लिख देना है। तो इस तरीके से सारे हमें करने हैं। तो ये है एक वर्गीकृत टेबल, ठीक है। तो इसको भी आप बारंबारता बंटन सारणी कह सकते हैं, लेकिन जो इसमें आंकड़े हैं उनका हमने वर्गीकरण किया है इस तरीके के अंतराल पर, ठीक है। और इनको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं या एक वर्ग बोलते हैं, ठीक है। वर्ग है या वर्ग अंतराल इनको। और इन वर्ग अंतराल में जो पहला जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं निम्न वर्ग सीमा, और जो दूसरा नंबर होता है इसको बोलते हैं उच्च वर्ग सीमा। निम्न वर्ग सीमा, उच्च वर्ग सीमा, इस तरीके से। और इनके बीच का जो गैप होता है उसको हम इस वर्ग अंतराल की चौड़ाई बोलते हैं या उसके बीच की माप बोलते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी आप लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में पढ़ सकते हो इनके बारे में, ठीक है। यहाँ से निम्न वर्ग सीमा को लोअर क्लास लिमिट बोलते हैं, उच्च वर्ग सीमा को अपर क्लास लिमिट बोलते हैं, और इनके बीच के गैप को चौड़ाई या माप बोलते हैं। फिर एक चीज़ और है, एक विभिन्नता के साथ दंड। वही ये टेबल है हमारे पास, वर्ग अंतराल है, बारंबारता है, और हमें इसका एक दंडालेख बनाना है। लेकिन दंडालेख थोड़ा अलग होता है। जब आप वर्ग अंतराल वाले दंडालेख बनाते हो तो वो अलग अलग ना होकर साथ में जुड़े रहते हैं, इस तरीके से एक के साथ चिपके हुए हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब ये होता क्यों है, क्योंकि ये है वर्ग अंतराल से बनी हुई एक टेबल। तो वर्ग अंतराल में तो इस तरीके से आता है कि 0 से 10, 10 से 20, ऐसे। तो यहाँ पे जो दंड है वो भी आपस में जुड़े रहते हैं ऐसे। 0 से 10 ये रहा, फिर 10 से 20 देखो ये रहा साथ में जुड़ा हुआ, 20 से 30 फिर ये भी इसके साथ में जुड़ा हुआ, तो ये भी है। इस प्रकार के जो दंडालेख होते हैं उनको हम आयत चित्र या हिस्टोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इस आयत चित्र में यहाँ पर इस तरीके का एक टेढ़ा निशान भी होता है, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। ये जो टेढ़ा मेढ़ा निशान है ये क्या करता है, ये काम आता है, जैसे यहाँ पे हमें 0 से नंबर लिखने थे, 0, 1 2 3 4 5 6 से, या 0 से 5, 5 से 10, तो वो बीच के नंबर आप हटा सकते हो और डायरेक्ट जहाँ से आपको ज़रूरत है, आपको अगर 20 से ज़रूरत है तो आप सीधा 20 लिख सकते हो, बीच में टेढ़ी मेढ़ी लाइन दिखा देनी है आपको, तो इसलिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। बाकी तो फिर ऐसे ही करना है, जो आपके पास डेटा होगा उस डेटा को उस पर शो करना है। तो दोस्तों इस अध्याय के बारे में जो मेन चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अब रह गई है इसकी प्रश्नावली, वो करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, ये इंट्रोडक्शन आपको कैसा लगा है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो लेकर के आता रहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।